हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की बुक दैट इज़ BHIC 131 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू सेंचुरी 300 का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं। दैट इज़ इंडियन हिस्ट्री, फिजिकल फीचर्स, फॉर्मेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का 7th पार्ट है, जिसमें हम फोर्सेस ऑफ रीजन्स इन इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फोर्स ऑफ रीजन्स इन इंडियन हिस्ट्री। किसी भी रीज़न का कितना इम्पोर्टेंस था, कितनी वैल्यू थी एंड उसका कितना ज़्यादा आप बोल सकते हो पावर था किसी भी एक सब कंटिनेंट में या एक एरिया में। हमारे इंडियन हिस्ट्री में हम ऐसे बहुत सारे रीजन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे बहुत सारे किंगडम्स बने, बहुत सारे नए किंग्स आए और उन्होंने बहुत लंबे समय तक रूल भी किया। बट उनका कितना इम्पैक्ट रहा हमारे इंडियन हिस्ट्री के रीजन्स में, हमारे इंडियन सब कंटिनेंट में, हम वो जानते हैं। देखो, जितनी भी किंगडम्स बनी, बोल सकते हैं आप, जितने भी नए रूलर्स आए, जितने भी नए सेटलमेंट्स बने, सब चीज़ का जो बेसिक यूनिट था, मतलब बोला जा सके एकदम इकाई से जहाँ से चीज़ें शुरू होना स्टार्ट हुई, वो था आपका विलेज। हर चीज़ गांव से शुरू हुई। गांव सबसे पहला एक सोशली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट था सारे रीजन में। कोई भी किंगडम देख लो आप, वो एक छोटे से एरिया को लेकर के एक स्मॉल कम्युनिटी जो लोगों की थी, वहाँ से स्टार्ट होकर एक बहुत बड़े किंगडम में डेवलप हुई थी। तो गांव एक बहुत ही छोटा, बोल सकते हो, बेसिक सोशली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट था सारे रीजन्स में। यहाँ पे आपको जितने भी लोग थे वो, बोल सकते हो आप, अपना गुजर बसर कर रहे थे। कुछ गांव ऐसे हो गए थे जो धीरे धीरे डेवलप होकर अर्बन लाइफ को भी सपोर्ट कर रहे थे, मतलब धीरे धीरे वो क्या हो रहे थे, अर्बन लाइफ की तरफ वो जा रहे थे। कुछ गांव ऐसे थे जो कि स्टेट स्ट्रक्चर बना रहे थे एंड धीरे धीरे करके ये कुछ किंगडम्स बनाए, कुछ डायनेस्टीज़ बनाए एंड कई बार ये गांव एक बहुत बड़ा एम्पायर भी फ्लरिश्ड हुआ। बहुत सारे रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हुई, जहाँ पे रूरल सेटलमेंट्स हुए, अर्बन सेंटर्स बने एंड धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सपेंसिव स्टेट बन गया, जहाँ पे बहुत बड़े किंगडम्स, बहुत बड़े डायनेस्टीज़ हमें देखने को मिले। ये जो किंगडम्स थे, ये धीरे धीरे, जो बोल सकते हो आप, फ्लरिश्ड होना शुरू हुए। लेकिन अगर हम एंशियंट टाइम में जाएंगे तो इस सब चीज़ का जो बेसिक यूनिट है, बोला जा सके ये शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से कंटिन्यू होना शुरू हुई, तो ये हमें दिखता है न्यूलिथिक, चालकोलिथिक टाइम से। उस टाइम पीरियड से ही जिस तरीके से सेटलमेंट्स होना शुरू हुई थी, लोग रहना शुरू किए थे, धीरे 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 करके इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई, फिर उन्होंने एक गाँव का निर्माण किया, फिर धीरे धीरे वो गाँव शहर में बदला, शहर एक राज्य में बदला एंड बाद में जा करके वो एक एम्पायर का रूप ले लिया। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है रीजन्स की, लोगों की, डायनेस्टीज़ की। बहुत सारे जो रीजन्स है ऑल ओवर इंडियन सब कंटिनेंट में, हमें वो यही सेम चीज़ हर जगह देखने को नहीं मिलती है। बहुत डिफरेंसेस हैं इन रीजन्स में। कुछ रीजन्स बहुत बड़े एम्पायर का रूप ले लिए, कुछ रीजन्स एकदम अबेंडेंड रहे, वहाँ पे कुछ हमें देखने को नहीं मिला, कोई चहल पहल कुछ भी नहीं। तो इसका रीज़न क्या था? कुछ रीजन्स एकदम डेवलप्ड हो चुके थे, कुछ रीजन्स अंडर डेवलप्ड थे, कुछ रीजन्स के बारे में तो हमें पता भी नहीं था। तो ये डिफरेंस क्या था, रीजन्स के बीच में ये डिफरेंसेस क्यों थे, जबकि ये पूरा एक इंडियन सब कंटिनेंट का पार्ट था? तो अगर हम डिफरेंसेस स्टडी करें तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है हमारा ज्योग्राफी का डिफरेंस। देखो, जितने भी रीजन्स थे ऑल ओवर इंडियन सब कंटिनेंट में, हमें बहुत सारी जगह पे प्लेन्स देखने को मिलता है, किसी जगह पे हमें प्लेट्यू देखने को मिलता है, किसी जगह पे हमें हिली रीजन देखने को मिलता है, किसी जगह पे हमें रिवर देखने को मिलता है, किसी जगह पे हमें बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, किसी जगह पे हमें डेजर्ट रीजन देखने को मिलता है, किसी जगह पे हमें बहुत ज़्यादा विंटर क्लाइमेट देखने को मिलता है, किसी जगह पे हमें समर क्लाइमेट देखने को मिलता है। इस पूरे इंडियन सब कंटिनेंट में हमें डिफरेंट जोग्राफीज़ देखने को मिलती है एंड डिफरेंट जोग्राफीज़ के अपने कुछ रीजन्स थे। तो जो भी रीजन्स आपके अच्छे जोग्राफी में फॉल हो रही थी, जैसे कि एक रिवर के बगल में, प्लेन एरिया में, जहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट बहुत ईजिली हो रहा था। लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे थे जो कि एकदम डेंस फॉरेस्ट में थे, कुछ रीजन्स थे जो कि डेजर्ट जोन में थे, कुछ रीजन्स थे जो कि हिली एरिया में, तो यहाँ पे डेवलपमेंट होने में बहुत टाइम लगा। तो इसी तरीके से ये जो जोग्राफी का डिफरेंस है, जोग्राफी का जो रीज़न है, ये आपका एक रीज़न बना कुछ रीजन्स के डेवलपमेंट होने में एंड कुछ रीजन्स के डेवलपमेंट नहीं होने में। दूसरा क्या है, मैनर एंड पीरियड ऑफ स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर। देखो, अगर आप न्यूलिथिक एज को देखोगे, चालकोलिथिक एज को देखोगे, तो धीरे धीरे जो लोग थे ना, वो पत्थरों से लेकर के टूल्स में आ चुके थे, लोहे के टूल्स, कॉपर के टूल्स, ठीक है, इस तरीके से वो टूल्स में आ चुके थे। कई बार क्या हुआ, ये जो डेवलपमेंट हुई, एक रीजन से सटे हुए जो दूसरा रीजन था, वहाँ तक ये डेवलपमेंट फ्लरिश्ड हुई। बट इमेजिन करो, अगर एक रीजन में डेवलपमेंट हो रही है एंड दूसरा रीजन वहाँ से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट होने में टाइम लगेगा। वहाँ
तक डेवलपमेंट जाने में टाइम लगेगा, लेकिन इमेजिन करो एक रीजन में डेवलपमेंट हो रही है और उसके बगल वाला जो रीजन है वो करीबन 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, चलो आप 100 किलोमीटर मान लो, उतना दूर है, तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट थोड़ा जल्दी देखने को मिलेगा। तो जो टाइम पीरियड था और बोल सकते हो जो दूरी थी वो भी यहाँ पे मायने रखती है। एंड कई बार क्या ये जो डेवलपमेंट हो रहा था, ये जो मटेरियल कल्चर का स्प्रेड हो रहा था, किसी रीज़न का स्प्रेड बहुत जल्दी हो चुका था, किसी रीज़न का स्प्रेड बहुत लेट से शुरू होता है, ये इनके टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, वहाँ का टाइम पीरियड किस रीज़न में फॉल करता है। तीसरा जो रीज़न है वो है आपका ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन। जितनी भी आपके रीजन्स थे वहाँ के पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, ये जितने भी फीचर्स थे इनके थ्रू भी जो डेवलपमेंट था उस पर अफेक्ट हमें देखने को मिलता है। किसी रीज़न में अगर डेवलपमेंट पॉपुलेशन कम होगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट होना भी बहुत लेट से शुरू होगा, किसी रीज़न में पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी तो जल्दी डेवलपमेंट हो जाएगा, वो रीज़न जल्दी फ्लरिश कर जाएगा। वहाँ का अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से होगा तो वो रीज़न बहुत जल्दी एक विलेज से एक डायनेस्टी में रूप ले लेगा। एंड वहाँ का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा तो वो रीज़न दूसरे रीजन्स को अपने अंदर कंट्रोल भी कर सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स थे, बहुत सारे रीजन्स थे जिसके बिहाफ में हमें देखने को मिलता है कि इंडियन हिस्ट्री में जो रीजन्स थे उसका क्या इम्पैक्ट था ओवर सोसाइटी एंड डिफरेंट रीजन्स। यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि ये जो फैक्टर्स थे ये हेल्प करते थे एक रीजन की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। इंसान ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमने सबने सुनी है, लेकिन एक रीजन, एक एरिया की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में ये जो फैक्टर्स थे ये बहुत हेल्प करते थे। हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो रीजन्स बनना शुरू हुए, जैसे जैसे एक एरिया, एक लोकेलिटी बनना शुरू हुई, एक स्टेट बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये जो स्टेट्स क्या होने लगे, ये एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पर्सनैलिटीज़ बनने लगे। स्टेट्स में पावर आने लगे, जो किंग्स थे, जो किंगडम्स थी वो थोड़ा पावरफुल होने लगी। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें ऐसे बहुत से रीजन देखने को मिलते हैं, ऐसे बहुत से एरिया देखने को मिलती है, ऐसे बहुत से किंगडम्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत पावरफुल होना शुरू हो गई थी। बट फिर भी ये जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये एक कम्प्लीटली पॉलिटिकल यूनिट हमें नहीं देखने को मिला आज तक। मतलब कहा जा सके जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये जो पूरा इंडिया का मैप है, ये कभी भी किसी एक पावर के अंडर कभी नहीं आ पाया। भले ही इसके रीजन्स कितने भी पावरफुल क्यों ना हो गए, भले ही इसके अंदर के स्टेट्स कितने भी पावरफुल क्यों ना हो गए, ठीक है, इसका भी रीज़न हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे जो रीजन्स थे, बहुत सारे जो किंगडम्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल सकते हो आप स्ट्रेंथ लगाया, बहुत कोशिश की पूरा एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर करने की, बट ऐसा हो नहीं पाया। बट ये भी कुछ हद तक सच नहीं है। देखो लोगों ने कोशिश तो की, बहुत सारे किंग्स आए, बहुत सारी किंगडम्स आए, बहुत सारी डायनेस्टीज़ आई, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की एंड बहुत ज़्यादा बोल सकते हो आप फाइट्स की इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर करने के लिए। हालांकि वो सक्सेसफुल ना हो पाए लेकिन बहुत हद तक उन्होंने कैप्चर कर लिया था। इनमें जो डायनेस्टीज़ थी वो कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी, आपकी मौर्यस, तुगलक्स, मुगल्स एंड खासकर आपकी ब्रिटिश ने भी बहुत ज़्यादा हद तक पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर कर ही लिया था। लेकिन फिर इंडिपेंडेंस हो गया, महात्मा गांधी आए और उन्होंने सारे ब्रिटिशर्स को भगा दिया। अगर नहीं भगाता तो उन्होंने पूरा कैप्चर कर ही लिया था, ठीक है। तो ये जो डायनेस्टीज़ थी इन्होंने बहुत हद तक पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर करने की कोशिश की थी। अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें और एक्सट्रीम एंड पेनिनसुलर इंडिया का जो एक्सट्रीम एंड है, जो एकदम नीचे वाला पोर्शन है, उसकी बात करें तो ये ऐसे रीजन्स थे जो कभी भी किसी भी पावर के अंडर नहीं रहे। यहाँ पे कंट्रोल किसी भी पावर का ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, ज़्यादा देर तक नहीं रहा बोला जा सकता है, यहाँ के अपने ज्योग्राफी के कारण, यहाँ के अपने रीजन्स के कारण। यहाँ पे देखो हमें विंध्यास का रेंज देखने को मिलता है। देखो ये जो विंध्यास का रेंज है ये हेल्प करता है नदर्न इंडिया को डेक्कन पेनिनसुला से डिवाइड करने में। जो नदर्न इंडिया का पार्ट है एंड जो डेक्कन इंडिया का पार्ट है उसमें हमें एक नेचुरल बॉर्डर देखने को मिलता है जो कि विंध्यास का है। सेम बॉर्डर हमें एक और देखने को मिलता है अरावलीज का। अरावलीज रेंज का जो बॉर्डर है ये भी एक नेचुरल बॉर्डर है जो कि गल्फ ऑफ कंबात, ठीक है, गल्फ ऑफ कंबात का जो रीजन है एंड जो दिल्ली का पोर्शन है उसके बीच में हमें एक बॉर्डर की तरह ये देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो फ्रंटियर लाइन ये क्रिएट करता है, यहाँ पे भी ये एक इफेक्टिव बॉर्डर की तरह यहाँ पे रोल प्ले करता है। जो हमारा इंडस बेसिन का जो पार्ट था, बोला जा सकता है जो इंडस बेसिन का लोअर पार्ट था एंड जो गुजरात का रीजन था, ये बहुत लंबे समय तक एक कल्चरल सेंटर बना रहा। यहाँ पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिली और बहुत सारे सिविलाइजेशन इससे रिलेटेड जैसे कि धोलावीरा, लोथल
एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सारे हमें देखने को मिला। तो ये कल्चरल सेंटर क्रिएट किया था यहाँ पे, बहुत लंबे समय तक यहाँ पे डेवलपमेंट्स चली, सेटलमेंट्स रही। फिर भी हमें बहुत सारे ऐसे जो लार्ज स्केल स्टेट्स थे वो भी देखने को मिलते हैं जो कि लंबे समय तक नहीं भी चले। एंड इनमें आपका कौन कौन सा स्टेट्स है, जैसे कि मगध हो गया, कोशाला हो गया, अवंती, आंध्रा, कलिंगा, महाराष्ट्र, चेरास, पांड्यास, चोला। इन्होंने बहुत कोशिश की डिफरेंट पावर्स के अंडर अपनी डायनेस्टी को चलाने की, डिफरेंट नेम के अंदर अपनी डायनेस्टीज़ को चलाने की, एंड इन्होंने चलाया भी, बट फिर भी ये ज़्यादा लंबे समय तक रहे नहीं। नोशन ऑफ द चक्रवर्ती। अब ये जो चक्रवर्ती का टाइटल है हम इस पे डिस्कस करेंगे। एंशिएंट टाइम में हमें चक्रवर्ती का टाइटल बहुत देखने को मिलेगा, चक्रवर्ती, अशोक सम्राट, और भी हमें बहुत सारे चक्रवर्ती के टाइटल्स देखने को मिलेंगे। तो आखिर इसका मतलब क्या है, ये टाइटल लोगों ने यूज़ करना शुरू कैसे किया, ये टाइटल लोगों ने, आखिर इस टाइटल के बारे में लोगों ने जाना कैसे, ये टाइटल दिया कैसे गया, हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो चक्रवर्ती का मतलब होता है, इसका मतलब है यूनिवर्सल एम्परर, मतलब पूरे एरिया या पूरे यूनिवर्स को जो कैप्चर कर ले, जिसके ऊपर जो सक्सीड करे, जिसके ऊपर रूल करे, वैसा इंसान, वैसा एम्परर, वैसा राजा महाराजा, उसको चक्रवर्ती का टाइटल दिया जाता था। ये इसका मतलब होता है यूनिवर्सल एम्परर। ये एक इम्पॉर्टेंट आइडियल था एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी में, जिस पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ये प्रॉब्लम्स क्या क्या है हमें आगे चल के हमें देखने को मिलेगी। ये जो चक्रवर्ती का पूरा जो मतलब है, इसका मतलब यही होता है कि एक यूनिवर्सल कंकरर होना चाहिए, मतलब एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो पूरी दुनिया को जीत लिया हो एंड उसके अंदर पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की पावर हो। ये जो एरिया था ऐसे किंग का, मतलब बोल सकते हो ऐसा किंग। अब ये यूनिवर्सल कितना कितना कोई भी इंसान कितना कैप्चर करेगा, कितने एरिया पे पावर करेगा, कितने एरिया पे रूल करेगा। तो कौटिल्य हम जानते हैं सबको, एंशिएंट टाइम में एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की बुक में ये चीज़ बताया था, ये चीज़ मतलब कैलकुलेट करके बताया था कि एक जो इंसान होगा जिसको हम चक्रवर्ती का टाइटल देंगे, उसके अंदर कितना एरिया होना चाहिए। तो वो एरिया, वो जो रीजन होगा, वो हिमालय से लेकर के समंदर का जो रीजन होगा, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है एंड ये वाला रीजन हिमालय का है। यहाँ से लेकर के जो पूरे इंडियन ओशियन का रीजन होगा, वहाँ तक का जो पूरा कैप्चर होगा, उसको जो भी उसको कैप्चर करेगा उस रीजन को, उसको हम चक्रवर्ती का टाइटल देंगे। ये चीज़ कौटिल्य अर्थशास्त्र के द्वारा हमें बताए थे। अब देखो, ये चीज़ कौटिल्य ने हमें बता तो दिया, लेकिन इंटरेस्टिंगली पार्ट ये है कि इसमें हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भी कैप्चर देखने को मिलता है। मतलब जो ज़मीन का जो पार्ट है, मतलब जो लैंड का बात है, उसके साथ साथ हमें जो समंदर का पार्ट है उसको भी कैप्चर करने वाला इंसान चाहिए, जिसको हम चक्रवर्ती का टाइटल दें। बहुत सारे हमें बाद में और भी राइटिंग्स देखने को मिलती है, और भी बुक्स देखने को मिलते हैं, और भी स्कॉलर्स जो आए वो हमें देखने को मिले, जो कि इस चक्रवर्ती के डिफरेंट डेफिनेशंस देते गए। यहाँ पे चक्रवर्ती के साथ एक और चीज़ रिलेट किया गया है एंड वो है अश्वमेध का सेक्रीफाइस। अश्वमेध का सेक्रीफाइस एक्चुअली एक तरीके का यज्ञ होता है, जो कि एक ऐसा राजा करता है जो कि क्लेम करता है कि वो यूनिवर्सल मोनार्क है, वो पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया हो वो राजा, एंड उस पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहा हो, एंड वो इंसान सिर्फ अश्वमेध का यज्ञ सेक्रीफाइस कर सकता है। ऐसा एंशिएंट टाइम में प्रचलन चला था। अगर देखिए तो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज़ के अकॉर्डिंग चक्रवर्ती का जो कंसेप्ट था, उसका मतलब ये था कि एक ऐसा राजा, एक ऐसा वाइटल फोर्स, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फोर्स, एक ऐसा पावरफुल फोर्स जिसके थ्रू पूरी यूनिवर्स पे, पूरी यूनिवर्सल रीजन पे कैप्चर किया जा सके। देखो, ये जो चक्रवर्ती का नोशन था, हम इसको पढ़ क्यों रहे, हम इसको पढ़ करके ये समझेंगे कि रीज़न में किस तरीके की जो चीज़ें थी उसके थ्रू हम एक चीज़ को देख करके कॉपी करना शुरू किए एंड फिर इस चीज़ का पूरा मतलब ही बदल गया। ठीक है, यहाँ देखो कौटिल्य ने जो चीज़ समझाया था उसके बावजूद बहुत सारे जो बाद के जो बोल सकते हो अब थिंकर्स हैं, वो भी अपनी अपनी डेफिनेशंस देते गए। देखो, कौटिल्य से लेकर के कोई भी उनके बाद के जो भी सक्सेसर्स थे, जो भी थिंकर्स आए, वो भी ये चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि किस तरीके से पूरा पैन इंडिया एम्पायर को चलाया जाए। यहाँ पे लोगों ने ये चीज़ तो बता दिया कि हमें बस कैप्चर करना है, पूरी एरिया को कैप्चर करना है, हम सबको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर उस एरिया को कैप्चर करके हम चलाएंगे कैसे। अगर हमारे कंट्रोल में पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा यूनिवर्स आ जाएगा, तो हम उसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करें, ये चीज़ कौटिल्य भी नहीं बता पाए और ना उनके आने वाले जो सक्सेसर्स थे वो बता पाए। जब ये देखा गया
तो इसका जो पूरा मतलब था, मतलब बोलते हैं ना लोग जो ऊपर ऊपर की चीज़ें देखते हैं, तो जो चक्रवर्ती का जो ऊपर ऊपर की चीज़ें बोल सकते हो, जो लोग समझते थे इसके बारे में, मतलब अगर किसी ने सुना कि चक्रवर्ती का टाइटल हमें चाहिए, तो लोग इसका यही मतलब समझते थे कि अपने जो भी राइवलरीज है, मतलब जो भी दुश्मन है उनको कंट्रोल कर लो, उनको जीत लो, उनकी अथॉरिटी ले लो, उनके जो भी एरिया है उनको कैप्चर कर लो, उनके ऊपर अपना पावर बना लो। इसी में लोग अपने आप को चक्रवर्ती का जो टाइटल था वो प्रोवाइड कर देते थे, अपने आप को चक्रवर्ती कहलाना शुरू कर देते थे। यहाँ पे कोई भी इंसान ये नहीं समझ पाया कि इस चक्रवर्ती का टाइटल, इसका मतलब ये है ही नहीं कि सिर्फ कैप्चर करो, सिर्फ कंट्रोल करो, नहीं। यहाँ पे किसी ने भी इस चीज़ पे नोटिस नहीं किया कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस एरिया को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। किसी ने भी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। सिर्फ सबने एक सुपीरियर पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की, एक एंशियंट पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की हर रीजन में। इतनी सारी लिमिटेशन होने के बावजूद जो भी रीजन में जो भी राजा होते थे, जो भी पर्सनैलिटी होती थी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, किसी भी रीजन का, किसी भी एरिया का स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कौन होता है? वहाँ का मेन लीडर, वहाँ का राजा, वहाँ का मंत्री, वहाँ का वजीर कह सकते हो आप। ये जो लोग स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करने ही नहीं दिए आम लोगों को या फिर बाकी लोगों को, या वो खुद को भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करनी दी कि एक्चुअल में चक्रवर्ती का मतलब होता क्या है। वो अपने एक स्टेट में, अपने नेचुरल रीजन में इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतने ज़्यादा खुश थे कि वो इसी टाइटल को आगे तक लेके चले गए, सिर्फ इस सेंस में, इस डेफिनेशन में कि हम अपने जितने भी एनिमीज़ है उसको कंट्रोल कर लेंगे एंड उनकी सारी अथॉरिटीज़ हम कैप्चर कर लेंगे। इसके बावजूद देखो, इतना जो बोल सकते हो आप, एक ये जितनी भी लिमिटेशंस थी, ये आप बोल सकते हो एक थिंकिंग लिमिटेशन थी, यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा सोचे नहीं। उसके बावजूद जो एक पूरे एरिया को, पूरे इंडिया सब कंटिनेंट को कैप्चर करने का जो थॉट था, ये जो बोल सकते हो आप थिंकिंग थी, ये कभी भी लोगों के अंदर से गई नहीं। जितने भी राजा आए, जितने भी रूलर्स आए, वो सब चाहते थे कि हम पूरे एरिया को कैप्चर करें, लेकिन हम कोई ये नहीं समझ पाया, कोई ये नहीं जानता था कि आखिर उस पूरे एरिया को कैप्चर करने के बाद हम उसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करेंगे। सबको ये लगता था कि हम बस कैप्चर कर लेते हैं एंड जो भी हमारे अंडर रीजन आएगा, जो भी कैप्चर रीजन आएगा, हम उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। उसको किस तरीके से एक साथ आगे बढ़ाना है, एक साथ चलाना है, एक यूनाइटेड की तरह उसको किसी तरीके से फ्लरिश करना है, इस चीज़ों पर किसी ने भी फोकस नहीं किया। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है? आप देखो, ये सब चीज़ें भी कोई भी इंसान बुक में ऐसे ही नहीं लिखता है। ये सब चीज़ें हमें पता चलती है जब हम बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं। बहुत सारे जो पत्थरों पे लिखी हुई जो हम इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, जो डिटेल्स पढ़ते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि जो छोटे मोटे जो राजा थे, जो छोटे मोटे किंगडम्स में फ्लरिश्ड होते थे, जिनकी छोटी मोटी किंगडम थी, वो लोग भी अश्वमेध सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिए थे। वो लोग भी अपने नाम पे बहुत बड़े बड़े बोल सकते हैं आप इंस्क्रिप्शंस बनवाना शुरू कर दिए थे और उसमें अपने बारे में बड़ी बड़ी चीज़ें लिखवाना शुरू कर दिए थे। ये एक क्लियर कट एग्जांपल था जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से कोई भी एक सेंटेंस का, कोई भी एक टर्म का जो एक्चुअल आइडिया था, मतलब एक एक्चुअल मतलब था, और जो मानने वाला मतलब था, जो लोग उसको मानते थे, वो कितना डिफरेंस था एंड उसमें लोग कितना डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। ये हमें बताता है कि किस तरीके से लोग इस डिफ्रेंशिएट थ्योरी के साथ आगे बढ़ रहे थे हिस्ट्री में एंड उस पर एम्फेसाइज कर रहे थे। तो गाइज़, यहाँ पे इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इग्नो से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू गाइज़।